नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पिछले एक साल से कोरोना से चल रही जंग के बीच आज देश को वैक्सीन मंजूरी से जुड़ी मिल सकती है खुशखबरी। 2 दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। और अब पूरे देश की नजर आज होने वाली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जिसमें इन दोनों वैक्सीन को इस्तेमाल करने पर लग सकती है मोहर। तो ये बड़ी खुशखबरी होगी आज देश के लिए, जहां एक तरफ 2 वैक्सीन को पहले ही सीडीएससीओ की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, तो वहीं सिफारिश की गई है कि डीजीसीआई भी इसको मंजूरी दे। और इस सब के बीच आपको बता दें, इस सब के बीच आज बड़ी मंजूरी मिल सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है कोरोना वैक्सीन पर। कोरोना से लड़ाई के बीच देश भर के लोग एकजुट होकर साथ आए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। दुनिया भर में बिगड़ते हालात के बीच हमारे देश के हालात काफी बेहतर रहे और अब वैक्सीन आने की दौड़ में भी भारत अपनी बढ़त बनाए हुए है। आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर अपनी मोहर लगा सकता है। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 11 बजे आपको बता दें डीजीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन पर हो सकता है बड़ा ऐलान और यहां से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार जल्द ही देश में कोरोना के टीकाकरण की तारीख तय कर सकती है। तो बड़ा ऐलान यहां पर संभव। एक्सपर्ट पैनल की तरफ से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और एक्सपर्ट पैनल ने यह कहा है कि इसको मंजूरी दी जाए, यानी फाइनल जो मंजूरी है आज वो मिल सकती है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को हरी झंडी मिलने से पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की कई दौर की बैठकें हुई, जिसमें दोनों कंपनियों से अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया था। एक्सपर्ट कमेटी नए साल के पहले दिन बैठी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दी गई, जबकि भारत बायोटेक से कुछ और डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया। फिर दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को हुई बैठक, जिसमें देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को भी हरी झंडी मिल गई। The aim of vaccination is first to decrease mortality, and we have to work aggressively to be able to vaccinate all the high-risk groups who can die because of having COVID-19. We know that majority of them will be over the age of 50. If we are able to get over the next few weeks without having a spike in our number of cases and are able to vaccinate a good number of people, I think we will be in a very good position. और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, उस जंग में बढ़े एक कदम में बस फासला वहां से आज के फाइनल अप्रूवल का। जी बिल्कुल गायत्री, हम यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल मीडिया सेंटर में और पिछले कई महीनों से 10 महीनों से हमने स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहीं पे कवर की है। कोरोना के क्या हालात थे, जब पहला मामला आया, जब बढ़ रहा था, जब स्थिति भयावह हुई, जब फ्लैट कर्व हुआ, वैक्सीन की क्या स्थिति है। लेकिन आज जो है आशा की किरण है, आज जो एक नई उम्मीद की किरण है, सबसे ज़्यादा आशा वाली एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2 वैक्सीन ऐसी है जिनको एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है। और आज आधिकारिक रूप से डीजीसीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उन दोनों वैक्सीन जिनको एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है। अब उसके बारे में क्या स्थिति है, और सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि एक स्वदेशी वैक्सीन है और एक भी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेहद उम्मीद भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आशा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पिछले 10 महीनों के दौरान जितनी भी स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित यहां पर इस जगह हुई है। जी अब तो दो वैक्सीन को मंजूरी, अमित, और संकेत हर तरफ से। उसके बाद कितनी उम्मीद, क्या दोनों पर आज फैसला संभव? देखिए, भारत की जहां तक स्थिति है, भारत में सबसे ज़्यादा मामलों में से एक था जब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था और अलग अलग देशों में अगर हम कंपेयर करें
तुलना करें तो अलग अलग देशों में भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद भारत में भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन भारत की आज स्थिति यह है कि दो वैक्सीन जो है उनको एक्सपर्ट्स कमेटी जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि क्या मापदंड होने चाहिए और क्या भारत की परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों के हिसाब से कोरोना संक्रमण यहाँ पर आगे बढ़ा, उसके मुताबिक उन्होंने परिस्थिति को समझा। एक्सपर्ट पैनल्स ने पूरा का बकायदा एक नहीं कई दौर में, जैसा कि आप बता रही थी, कई दौर में प्रेजेंटेशन लिया, एक बारीक चीज इन वैक्सीन्स के बारे में समझी गई और उसके बाद अब एक्सपर्ट्स कमेटी ने इनको अप्रूवल दी। तो अब यहाँ पर जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इन दोनों की परिस्थिति के बारे में बताएगी। आधिकारिक रूप से भारत की परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय तकनीक विशेषज्ञ, भारतीय स्वास्थ्य कर्मी जब इस पूरे काम में लगे, 10-11 महीने की जो मेहनत थी, अब उनके आधिकारिक रूप से भारत की सर्वोच्च संस्था जो कि पूरे देश में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाती है, वो आज ये जब इसके बारे में जानकारी साझा करेगी, भारत के लिए बेहद उम्मीद भरी और बेहद एक आशा भरी किरण होगी और कोरोना के खिलाफ एक ये घातक बड़ा कदम होगा। कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़ा ये पहला कदम, और अगर यहां से भी फाइनल अप्रूवल, तो सोचिए उस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे जब हम कोरोना को मात देने की स्थिति में होंगे। इस सबके बीच आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक से ज्यादा वैक्सीन की मंजूरी को लोगों के लिए फायदेमंद बताया है। जिन देशों के पास 1 या 2 वैक्सीन है, भारत के पास आज 3 वैक्सीन है। 3 वैक्सीनों को एक साथ तैयार करा जा रहा है ताकि एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो, उसकी एफिशिएंसी और बेहतर हो और कॉस्ट उसकी कम से कम हो, ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हो। और एक तरह से हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारे साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बनाई है जो दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके वैक्सीन के साथ मुकाबला कर सकती है। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए पहले तो उम्मीद सिर्फ एक वैक्सीन यानी कोविशील्ड को लेकर ही थी। अब कोवैक्सीन को भी जिस तरीके से कल मंजूरी दे दी गई, उसके बाद अब भारत के पास 2 वैक्सीन है और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस बात को मान रहे हैं कि जिन देशों के पास अगर 2 वैक्सीन भी है तो सोचिए कंपटीशन भी है उन 2 वैक्सीन के लिए, और जाहिर तौर पर उसका नतीजा भी बेहद सकारात्मक रहेगा ऐसे में। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए कि वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया भारत में शुरू कैसे हुई, लगातार मामले बढ़ रहे थे और अलग अलग कंपनियों ने अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया गया। और ठीक ये वही वक्त था जब इंग्लैंड में, यूके में, यूएस में, ब्राज़ील में, यहाँ तक कि रशिया में और चाइना से भी वैक्सीन की खबरें मिलने लगी। तब अब जो भारत की ये पूरी वैक्सीन जर्नी है, वैक्सीन यात्रा है, इन्होंने एक साथ भारत की 3 से 4 कंपनियां या यूँ कहें 5 कंपनियों ने वैक्सीन बनाने का पूरा मैसिव प्रोग्राम, एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। पल पल हम यहाँ पर एक बार हम यहाँ से रिपोर्टिंग करते कि इस वैक्सीन को, इस कंपनी को अप्रूवल मिल गई है। पहले चरण का ट्रायल है, दूसरे चरण का ट्रायल है, तीसरे चरण का। आज दो वैक्सीन को यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दिया है। एक वैक्सीन तीसरे चरण में है और भी इसमें एक कंपनी और है जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जा रही है। तो भारत के पास कुल मिलाकर इस योजना के तहत काम किया गया फिलहाल की एक पूल हो 2 से 3 वैक्सीन कंपनियां हो या यूं कहें 4 वैक्सीन कंपनियां हो, प्रतिस्पर्धा हो और एक बेहतर इलाज, बेहतर वार मिल सके। बिल्कुल, उद्देश्य है कि बेहतर इलाज हो। 2 वैक्सीन तैयार, ड्रग कंट्रोलर से सिर्फ आखिरी अप्रूवल की दरकार है। और आपकी रिपोर्टिंग भी हमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार हम किस तरीके से बता रहे थे, पहला ट्रायल कंप्लीट हुआ, दूसरा ट्रायल कंप्लीट हुआ, उम्मीद लगातार बढ़ रही थी और आज आपकी रिपोर्टिंग भी वहां से सफल होगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ड्रग कंट्रोलर की तरफ से। और इस सब के बीच ये भी बताते चले अपने दर्शकों को, ड्राई रन के बाद देश की जनता को प्राथमिकता के हिसाब से वैक्सीन देने की तैयारी भी की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये स्वदेशी वैक्सीन है, आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। डीसीजीआई से अनुमति मिलने और सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन से कोरोना को हराने की कवायद शुरू हो सकती है। यानी नए साल में भारत से कोरोना का नामो निशान मिटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नए साल पर वैक्सीन वाला तोहफा, कोविशील्ड के इस्तेमाल की सिफारिश।
इसी इमारत में घंटों से जारी बैठक के बाद देश को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया। देश में बनी कोविशील्ड पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मुहर लगा दी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश हो गई है। मतलब ये कि नए साल में कोरोना को काबू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब सिर्फ वैक्सीन से कोरोना पर अंकुश लगाने की बारी है। दरअसल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जाइडस कैडिला भी शामिल हुई। सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही इसकी वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगाने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में वैक्सीन कंपनियों से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोविशील्ड पर सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि भारत में इस वैक्सीन पर मुहर लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है। दरअसल इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने का आवेदन किया। इस आवेदन में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई। एसआईआई के आवेदन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। एक्सपर्ट कमेटी ने एसआईआई की कोविशील्ड वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश भी कर दी है। अब एक्सपर्ट कमेटी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर डीसीजीआई मुहर लगाकर सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल करने को लेकर औपचारिक ऐलान करेगी। We are not very anxious to, start supplying immediately because India comes first, and then the private market of India comes along with that, or second, or simultaneously, depending on what permissions government releases us this or next week. And then only we will look at the other countries. ऑक्सफर्ड और एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जागी है, क्योंकि ये वैक्सीन अमेरिका में इस्तेमाल हो रही फाइजर की वैक्सीन के मुकाबले कहीं बेहतर है। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को 0 से 8 डिग्री तक के तापमान पर रखा जा सकता है, यानी घर के रेफ्रिजरेटर में भी ये वैक्सीन रख सकते हैं। लेकिन फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए कोल्ड चेन बनानी होगी। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन की कीमत फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद सस्ती होगी, जबकि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 3000 रुपए मानी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया यूके ने। यूके के मिलियंस ऑफ लोगों के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। देखिए, फाइजर के मुकाबले में अगर बात की जाए या और दूसरी वैक्सीन के, ये वैक्सीन बहुत अच्छी है। इसके 4 चीजें वैक्सीन में हम देखते हैं। सबसे पहले एफिकेसी, इसकी एफिकेसी बड़ी अच्छी है। दूसरा साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स में भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इवन आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं आया। तीसरी चीज उसकी कॉस्ट, क्योंकि ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड होगी, इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम रहेगी। और चौथी चीज है टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी। ये टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री के ऊपर 6 महीने तक कंपेटेबल रहेगी। तो ये सारी चीजें लेते हुए हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। एक तरफ ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश कर दी है, तो दूसरी ओर इसे मंजूरी मिलते ही देश भर में इसे पहुंचाने और लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। कोरोना का कहर शुरू होते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि वैक्सीन बनाने में 5 से 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से कोहराम मचाया, उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके करीब 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर दी। इसलिए अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2021 में कोरोना पर नकेल कसी जा सकती है। तो आज औपचारिक ऐलान बाकी है। लगातार अमित हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कितनी देर में पीसी होगी?
देखिए 11 बजे निर्धारित समय यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू है वो यहाँ पर सेकंड फ्लोर में है और करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पर पीसी शुरू होने की संभावना है। डीजीसीआई के आला अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं मीडिया का भी जमावड़ा धीमे धीमे शुरू हो गया। देश भर के जितने रीजन के न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, सब यहाँ पर आ रहे हैं और जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया कि पिछले 10 महीने से लगातार इसी जगह पर हम कोरोना के, कोविड के भारत की क्या तैयारी है, क्या स्थिति, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने रहे थे। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेहद उम्मीद भरी है, बेहद आशान्वित है और एक भारतवासी के अंदर आत्मसंचार जगाने वाली यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी अमित, लेकिन देश की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि कम से कम यहां से जो फैसला हो वो हाँ में ही हो। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और इसकी बहुत पुख्ता वजह भी है। दो वैक्सीन ऐसी है जिनको एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है और बाकायदा वैश्विक मापदंड पर उन्होंने सारी इनके कागजातों का, इनके परीक्षणों का, इनके सैंपल्स का आकलन किया है और तीनों स्टेज जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का ट्रायल है, तीनों स्टेज ये क्रॉस कर चुकी हैं और एक कंपनी विदेशी है तो एक कंपनी स्वदेशी है और इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी सहयोग है। तो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती, भारत में कोरोना के खिलाफ घातक प्रहार की यानी अमित सिर्फ औपचारिक ऐलान है। अमित बता रहे हैं कि सिर्फ औपचारिक ऐलान है, जो तमाम प्रक्रिया थी उससे गुजर चुकी है दोनों वैक्सीन, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है जो अब से थोड़ी देर में होगा। आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और चलिए एक बार हम रुक कर लेते हैं दिल्ली में। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, एक बड़ा संकट कोरोना का और देश का पिछले कुछ दिनों बड़ा संघर्ष भी, लेकिन इस सब के बीच वैक्सीन रूपी समाधान का सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। क्या कह रहे हैं लोग? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए। दो वैक्सीन जो है आज उन पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या उनका फैसला होगा। डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या उम्मीद लग रही है? दो वैक्सीन आने वाली है, कोरोना का टाइम आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर, अब वैक्सीन आ जाएगी तो अच्छा है, फाइनली कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें मास्क हटा के चल पाएंगे, मास्क हटा के चलना पड़ेगा। आप बताइए कितनी खुशी है वैक्सीन आ रही है? बहुत ही खुशी है। अच्छा, बहुत खुशी है। देखिए कुछ ऑटो चालक भी, उनसे हम बात करते हैं। बारिश यहाँ पर आ गई है, ऑटो के भीतर ये बैठे हैं। बताइए वैक्सीन आने वाली है, क्या कहेंगे, कितने तैयार हैं और कितनी खुशी का मौका है? सर देखिए वैक्सीन आने का हमें बहुत ज्यादा फायदा है कि जो लोग इतने मर रहे हैं उससे भी काफी हमको वो मिलेगा और पब्लिक में आप देखेंगे कुछ भी, चाहे शॉपिंग के लिए लीजिए, कहीं भी लीजिए, सारी जगह देखिए खाली होता है और इससे हमारा भी काम बंद है। तो अब जब वैक्सीन आ गई है तो लोगों के दिल से डर निकल जाएगा। दिल से डर निकलेगा। क्या लगता है कि कितनी खुशी का मौका, नए साल पे नया तोहफा मिलने जा रहा है? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन आ गई है। हाँ। इसका तोहफा हमें जल्द से जल्द रिजल्ट में मिलेगा और हमको हमारे भी जो काम है वो आगे और बढ़ेगा। काम आगे बढ़ेगा। ये ऑटो चालक है और ये न सिर्फ ये कह रहे हैं कि डर निकलेगा, बल्कि जो काम धंधों पर कोरोना का असर हुआ था उससे भी फर्क पड़ेगा और एक फायदा नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर आज क्या ऐलान किया जाता है। गायत्री, बिल्कुल, आज क्या ऐलान किया जाता है? जावेद, आप जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको ये बता दीजिए कि मास्क बाद में भी लगाना होगा, वैक्सीनेशन के बाद भी। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या ड्रग कंट्रोलर की तरफ से जब भी किसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है तब इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाता है, या फिर ये पहली बार है? क्योंकि एक बड़ा संकट और उस संकट के बीच देश की निगाहें भी लगातार लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं कि कब ये समाधान मिले वैक्सीन के रूप में,
तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि जब ड्रग कंट्रोलर की तरफ से इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बताया जाएगा, औपचारिक ऐलान होगा? देखिए, दो हिस्सों में आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जितने भी वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, चाहे पोलियो है, चाहे अन्य जो बीमारी है, खसरा है, पोलियो है, सब की का जो अप्रूवल होता है, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। एक्सपर्ट कमेटी अप्रूवल देती है, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसकी अनुमति देते हैं। उसके बाद भारत सरकार की ओर से ये टीकाकरण कार्यक्रम है, देश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। लेकिन जब ये महामारी थी, पूरा भारत इससे प्रभावित था, पूरा विश्व इससे प्रभावित था, तब डीजीसीआई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे, ये बताने के लिए कि हमने वैक्सीन के लिए क्या तैयारी की है, इस वैक्सीन को किन हालातों में अनुमति दी जा रही है, और अब आने वाले दिनों में अन्य जो वैक्सीन है कतार में क्या उनकी स्थिति है। तो एक ये प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। इसी तरीके से जितनी भी वैक्सीन हमारे देश में आई हैं, वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम्स चले हैं, इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर गुजरे हैं। और अब कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से, इसी प्रक्रिया से गुजर रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे अन्य रोग का नामो निशान मिटता जा रहा है, उनके खिलाफ घातक प्रहार हुआ है। तो अब कोरोना के खिलाफ भी इसी प्रक्रिया के तहत भारत को उम्मीद है एक बड़ा प्रहार मिलेगा। जी ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जसलोक अस्पताल से डॉक्टर राजेश पारिक, जो कि जसलोक अस्पताल के डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, देश ने तो कई समस्याएं देखी हैं कोरोना महामारी के चलते पिछले दिनों, लेकिन आप लोग भी अपनी जान हथेली पर रखकर 24 घंटे काम करते रहे, और ना सिर्फ काम करते रहे बल्कि वहां पर डटे रहे 24 घंटे। ऐसे में आज जब एक फाइनल अप्रूवल मिल रहा है समाधान को, वैक्सीन को, तो क्या लग रहा है आपको? ये समझना चाहेंगे आपसे, क्या लग रहा है, क्या मेहनत अब सफल हो रही है? बिल्कुल जी। पहले तो मैं तो 24 घंटा कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहा हूँ। जो एकदम फ्रंटलाइन पे है वो लोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल फ्रंटलाइन पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी की बात है कि सब लोग के लिए अभी वैक्सीन मिल पाएगा और इससे उनकी सुरक्षा हो जाएगी। जी, आज अप्रूवल की कितनी उम्मीद आपको? हालांकि संकेत तो हर तरफ से कहा जा रहा है कि औपचारिक ऐलान बाकी है। जी, मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया जी। आज अप्रूवल की कितनी उम्मीद, और क्या ये सिर्फ औपचारिक ऐलान है, क्योंकि मंजूरी तो मिल चुकी है? जी नहीं, मुझे उम्मीद भी है, मुझे थोड़ी फिक्र भी है, क्योंकि आज का जो अप्रूवल डिस्कशन में है उसके बारे में मैंने डेटा बहुत देखा नहीं है। और फेज 1 फेज 2 का डेटा मैंने देखा है, लेकिन क्या होता है कि कभी भी कोई भी वैक्सीन का रिसर्च होता है तो उसका फेज 3 के बाद पीयर रिव्यूड जर्नल यानी एक मेडिकल जर्नल में वो पब्लिश होता है और फिर सब डॉक्टर देख लेते हैं। अभी आज का तो इमरजेंसी यूज अप्रूवल है, EUA, क्योंकि इसकी जरूरत है बहुत। तो जब तक मैं ये पूरा डेटा नहीं पढ़ सकूंगा तो मुझे तो पूरा पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पहले वैक्सीन अप्रूवल आ चुकी है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट की, तो उसका तो डेटा लैंसेट में पब्लिश हुआ था, तो पूरा डेटा मैंने पढ़ लिया है। जी, स्वदेशी का आप कह रहे हैं कि जो स्वदेशी है कोवैक्सीन, उसका डेटा नहीं अभी पब्लिश किया गया है, यही कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे मुझे लग रहा है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं खोज में था। और फेज 1 फेज 2 जो हुआ था वो 400 वॉलंटियर्स में हुआ था, उसमें कई को प्लेसिबो मिला, कई को वैक्सीन मिला। तो फेज 1 फेज 2 बेसिक डेटा रहता है, और फेज 3 जो हजारों लोगों में रिसर्च होता है वो अभी चल रहा है, उसका डेटा आया नहीं है और पब्लिश भी नहीं हुआ है, तो वो भी करना जरूरी पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, तो जो आज अप्रूवल होगा तो क्या दोनों को ही मंजूर किया जा सकता है, या ये भी एक संभावना है कि हो सकता है कि DCGI की तरफ से एक को ही अप्रूवल मिले? हो सकता है जी, क्योंकि क्या है, DCGI भी पूरा डेटा देख के ही अप्रूवल देगी। तो क्या होगा हम बता नहीं सकते, ये भी हो सकता है दोनों को भी नहीं मिलेगा, शायद वो भी हो सकता है। अच्छा, ये भी एक संभावना बनी हुई है, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि ये सिर्फ एक औपचारिक ऐलान भर है, क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए। तो क्या ऐसी भी संभावना है? बिल्कुल, देखिए दो चीज है, एक तो अपना इमरजेंसी यूज है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सब लोग की सुरक्षा, सेफ्टी का भी इश्यू है।
अगर समझो वैक्सीन आ गया और वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट हो गया किसी को, तो फिर वो पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव पे उसका असर पड़ेगा। तो डीसीजीआई बिल्कुल सब कुछ देख के, रिसर्च को टोटल स्क्रूटिनी देख के फिर अप्रूवल आएगा। जी डॉक्टर साहब, 2 वैक्सीन हालांकि मंजूरी दी गई है एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से, तो क्या दोनों के प्रभाव में अंतर होता है? हो सकता दोनों है। के प्रभावों में ही अंतर होगा, कोविशील्ड भी कोवैक्सीन भी? बिल्कुल जी, क्योंकि क्या है, एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिसर्च डेटा हुआ है अस्पताल में या लेबोरेटरीज में, जिसको हम लोग एफिकेसी कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं, उसका डेटा सबमिट किया होगा। अभी डीसीजीआई पूरी तरह से देखेगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, क्या इसमें दिक्कतें हो सकती है और इसका प्रैक्टिकल यूज कितना हो सकता है, तो वो अलग डिसीजन होता है। और एक्सपर्ट कमेटी को भी ये पता है कि फाइनली डीसीजीआई पूरा मामला देख के ही अप्रूवल देगी, तो जो उनका फोकस होता है उन पर वो फोकस रखते हैं और इसीलिए अंतर हो सकता है। तो जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी बताते चले अपने दर्शकों को, एक और देश में कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी का इंतजार हो रहा है। वहीं विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर अखिलेश के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार देते हुए इसे लगवाने से इनकार कर दिया था। वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस संकट में जहां जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को समझते हुए जहां एक तरफ देश ने लंबा इंतजार किया, देश ने लंबी और बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, इस सब के बीच वैज्ञानिकों की मेहनत, फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनत और डॉक्टरों की तपस्या जब साकार होने को है, तो ये तमाम लोग वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी पहले कुछ लोग धर्म ढूंढ रहे थे और अब सियासी पार्टियां सियासत ढूंढ रही हैं और बता रही हैं कि एक पार्टी की है ये वैक्सीन। आइए सुनवाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्या कहा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब काफी देर से हो रही बारिश ने पारे को और गिरा दिया है। सुबह से दिल्ली और एनसीआर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल भी बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान भी जाहिर किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में जो तापमान है वो और भी गिर गया है, ठंड और भी बढ़ गई है और ऐसे में आशंका ये है कि ये ठंड और बढ़ सकती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा नजर आया, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा की ये बारिश हुई है और अभी भी रुक रुक कर बारिश का ये सिलसिला बना हुआ है कई जगहों पर। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई, 6 बजे से पहले से ही लगातार ये बारिश पड़ रही थी और जबरदस्त बारिश हुई है। जबरदस्त बारिश के बीच सड़कों पर भरा पानी ये साफ तौर पर दिखा भी रहा है कि कितनी तेज बारिश हुई और बारिश के साथ ही घट गया है तापमान भी, यानी तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई है ठंड। दिल्ली एनसीआर में मौसम क्लाउडी बना हुआ है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास। फ्लाईओवर के आसपास की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, फिलहाल बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन बारिश पिछले 2 घंटे जो लगातार हुई है उसका असर यह है कि सड़कों पर पानी
भर गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मौसम विभाग के मुताबिक जो सफदरजंग में तापमान रिकॉर्ड किया गया है, न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो वाहन आ रहे हैं पानी से गुजर कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 6 तारीख तक इसी तरीके से बारिश होगी और कल ओले भी पड़ सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो ये दिल्ली का मौसम बदला है। हालांकि कल के मुकाबले जो तापमान है वो बढ़ा है और लगातार बारिश का अनुमान अलग अलग हिस्सों में मौसम विभाग ने जताया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई भारी बर्फबारी की वजह से अटल टनल के पास फंसे 500 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये तस्वीर अटल टनल के पास की है, जहां नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों पर बर्फ मुसीबत बनकर टूट पड़ी। भारी बर्फबारी की वजह से सैलानियों की गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई थी। सैलानी ना तो आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही अपने होटल लौट पा रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद मनाली प्रशासन ने सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग के बीच में फंसे सभी सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया। तो बर्फ के आगे जिंदगी किस तरीके से बेबस दिखाई दी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनाली की। जो सैलानी थे वो फंस गए थे, तकरीबन 500 के करीब ये सैलानी फंस गए थे, जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया। भारी बर्फबारी के बीच अटल टनल के पास फंसे थे ये सैलानी। अटल टनल के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए अलग अलग हिस्सों में सैलानी पहुंचे थे और यहां पर भी पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त सैलानियों की मुसीबत बढ़ गई जब जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से सैलानियों की गाड़ियां रास्ते में ही फंस कर रह गई। ये देखिए लंबी कतार गाड़ियों की, और किस तरीके से सैलानी बीच में फंसे नजर आए इस इंतजार में कि कब रास्ता खुले और वो यहां से बाहर निकले। तो ये सैलानी अपने होटल नहीं लौट पा रहे थे कई घंटों की मशक्कत के बाद। हालांकि जो मनाली का प्रशासन है उसने सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग के बीच में फंसे इन सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें। हालांकि इस बर्फबारी का लोगों को इंतजार भी रहता है कि कब बर्फबारी हो और वो इसे एक जश्न की तौर पर मनाएं, इसे एंजॉय करें। लेकिन इस सब के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए ये सभी सैलानी पहुंचे थे और मनाली में देखिए अटल टनल के पास किस तरीके से फंस गए थे। तकरीबन 500 से ज्यादा ये सैलानी थे जो बीच में फंस कर रह गए। हालांकि बाद में काफी मशक्कत के बाद उनको निकाल लिया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है जिस तरीके से बर्फबारी हुई, लेकिन सैलानियों की मुसीबत बढ़ गई थी क्योंकि रास्ते पर जबरदस्त बर्फ देखने को मिल रही थी। जो उनकी गाड़ियां थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बीच में ही फंस कर रह गए थे क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो गए थे बर्फ की वजह से। उसके बाद काफी घंटों तक इन लोगों को ऐसे ही इंतजार करना पड़ा। फिर मनाली प्रशासन ने रास्ता खुलवाया और उसके बाद इन सैलानियों को सुरक्षित निकाला जा सका। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई है। वहां पर इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ में लिपटे दिखाई दिए। बर्फबारी से वहां पहुंचे सैलानी काफी खुश दिखाई दिए। कई लोग तो बीच सड़क पर गाना बजाकर डांस करने लगे। यानी देखिए बर्फबारी के बीच जहां फंसे थे ये सैलानी वहीं पर जश्न सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये बर्फबारी बेहद खूबसूरत भी लग रही थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि जो सैलानी यहां से लौटना चाहते थे और अलग अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते थे वो दरअसल यहीं पर रुक कर रह गए। काफी देर तक लंबी कतार यूं ही सैलानियों की गाड़ियों की दिखाई देती रही जब तक कि प्रशासन की तरफ से रास्ते को खुलवाया नहीं गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हिमाचल के मनाली में बर्फबारी हुई है। सैलानियों ने हालांकि इसका भी मौका नहीं छोड़ा और यहां पर भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ आपको नजर आ रहा है और बर्फ पड़ती ये बेहद खूबसूरत तस्वीर भी देवदार के पेड़ों के बीच। हालांकि इसी का इंतजार अक्सर लोगों को रहता है। सैलानी इसी पल के लिए वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में जब कोरोना का संकट काल भी है उस सब के बावजूद भी लोग नए साल के जश्न मनाने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचे और मनाली में जब पहुंचे तो यहां पर बर्फबारी का खूबसूरत नजारा उनके इस सेलिब्रेशन को दोगुना कर रहा था।
दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी की शुरुआत करने वाला चीन अब इसी बीमारी के नाम पर दूसरे देशों को परेशान करने में लगा है। इस बीमारी के बाद ऑस्ट्रेलिया से उपजे तनाव और एलएसी पर भारत से हुई झड़प के बाद अब चीन भारतीय नाविकों को परेशान करने की साजिश में जुटा है। उसकी इसी साजिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया से आए कई जहाज चीन के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं और इन जहाजों के चालक दल में शामिल सैकड़ों भारतीय पानी पर तैरती इस जेल में कैद हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इन लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है, जबकि जहाज पर फंसे कई लोगों की मुश्किल बीमारी ने भी बढ़ा दी है। चीन भारत से तनाव का बदला इन लोगों से लेने पर उतारू है और बीमार लोगों को दवाएं और जरूरी संसाधन तक नहीं दे रहा है। परेशान होकर इन लोगों ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ना तो इन लोगों को कोई मदद दे रहा है और ना ही इनके जहाज पर लदे सामान को उतरने की इजाजत दे रहा है। और तो और कोरोना को दुनिया भर में फैलाने वाले चीन ने इन भारतीय लोगों को कोरोना नियमों का हवाला देकर जहाज से उतरने पर भी लगाई हुई है रोक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जो कि फंसे हुए हैं और कई महीनों से ये फंसे हुए हैं चीन की वजह से। चीन की चाल ये है कि कोरोना के नाम पर इनको रोका हुआ है। हालात ये हो चुके हैं, देखिए कई लोग तो बीमारी से बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों को पीने तक का पानी नहीं है। इस सब के बीच चीन की साजिश ये है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को उतरने ना दिया जाए। जो सामान लोड है उसको भी उतरने नहीं दे रहा है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया से आए ये कई जहाज चीन के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। आप लोगों से बात करने का मतलब हमारा यही है कि आप हमारा बात पीएम तक, अपना गवर्नमेंट तक पहुंचाओ और हम लोग को जल्दी से प्लीज़ हम लोग को घर पे लेके जाओ। बस यही हम लोग का बोलने का है। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं यहाँ पे नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से हम लोग को हेल्प नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत जगह बहुत प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम लोग को डेस्परेटली इमीडिएटली एट वंस घर जाना है, तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हम लोग की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाओ। मैं गजानन टंडल बोल रहा हूँ सर। हम लोग घर जाने के लिए बहुत ट्राई किया, कैप्टन से बोला कि एंकर उठाओ, तो कैप्टन और कंपनी वाला मना कर दिया कि एंकर नहीं उठा सकता है। तो मेरा 9 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है, 18 मंथ चल रहा है। अभी कितना महीना रहेगा सर? घर फैमिली वाला रो रहा है, कभी आएगा कभी आएगा। मेरे को भी बॉडी को प्रॉब्लम है, मेरा 60 ईयर ऊपर है, अभी कितना दिन रहेगा? जहाज पर फंसे भारतीयों ने दावा किया कि उनकी कंपनी भी उनको निकालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन चीन के अधिकारी उनकी भी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग इधर बहुत बुरी तरह से फंसा है। गवर्नमेंट को एक ही हम रिक्वेस्ट करता है, कैसा भी हमको घर लेके जाओ, क्योंकि कैप्टन साहब को, कंपनी को, सब हम लोग को बोल चुका है, लेकिन ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं, कंपनी बहुत ट्राई कर रहा है, फिर भी हमारा साइन ऑफ नहीं हो रहा है। मैं घर से 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में निकला था, अभी 18 मंथ मेरा चल रहा है। इधर कोई मेडिकल हमको मिल नहीं रहा है। अगर कुछ मिलता है तो भी थोड़ा हमको सपोर्ट रहेगा, कुछ भी होएगा तो डॉक्टर है हमारे पास। इधर कोई नहीं है। जेल में तो कम से कम जेल वाला अच्छा है हमारा से, जेल में तो कम से कम दवा कुछ भी मिल जाएगा, दवा मिल जाएगा, घर वाला मिलने के लिए आता है। इधर 18 मंथ से कोई नहीं मिल रहा है हमारा फैमिली, तो फैमिली भी वरीड है। तो ये सिचुएशन में कैसा भी हमको घर लेके जाओ। मेरा एज भी हो गया, अभी 60 प्लस है, अभी चल रहा है, और बॉडी को सब पेन हो रहा है। ये बाहर में -3 डिग्री टेम्परेचर है, काम चालू है, कैसा काम करेगा हम लोग? तो प्लीज़ हमको लेके जाओ यहाँ से कैसा भी। इन लोगों के परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। उन लोगों ने भी सरकार से मदद की अपील की और इन सभी को भारत वापस लाने की मांग उठाई है। और जो लोग हैं, किसी को 18 महीने हो गया है, 20 महीने हो गए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का होता है। तो शिप में रह के, अब समुद्र में रह के इन लोगों की घबराहट। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कोई टाइम लाइन नहीं मिल रहा है कि हम कब तक यहाँ से निकलेंगे, इसलिए उनको और परेशानी हो रही है कि हमारा फ्यूचर क्या है, कब तक हम यहाँ रहेंगे, अपने परिवार से कब मिलेंगे। ये उनको ज़्यादा परेशानी है। और दूसरी बात, सी सिकनेस उन लोगों को सभी को हो गया है। सभी
मेंटली फिजिकली अनफिट हो गए हैं। इन लोगों का मामला सामने आने के बाद भारत सरकार ने भी तुरंत चीन के अधिकारियों से बातचीत शुरू की और इनकी मदद के लिए कोशिश करने का दावा किया। Our embassy in Beijing has been in constant touch with provincial and central government authorities in China. They are requesting that the ships be allowed to discharge their cargoes as well as the crew members be allowed to be changed. The Chinese authorities have conveyed that on account of various COVID-19 related restrictions imposed by local authorities, crew change is not permitted from these ports. शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र पर चीन में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगा दिया। लेटर लिखा गया है, आपसे केंद्र सरकार को क्या कहना चाहिए? मैंने 31 तारीख को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चिट्ठी लिखी थी, जहां मैंने कहा था हमारे करीब 39 सेलर्स इतने महीनों से, जुलाई के महीनों से वहां पे पोर्ट पे बैठे हुए हैं और उनको कोई रेस्क्यू करने को तैयार नहीं है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ बार बार कोविड का हवाला देकर ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचा रही हैं और उनको 4 लोगों का, एनेस्टासिया पे तो कहा गया 4 लोगों को सुसाइड वॉच पे रखा गया है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो हमारे सेलर्स दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनको वापस देश में लाने की? कोई ना सरकार की तरफ से बात हो रही है। बहुत सारे परिवारों ने ये तक कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा है, गृह मंत्री जी से कहा है, पर कोई निवारण नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है और मैं इसका फॉलोअप भी कर रही हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फिर से उसको टूल दिया है, NHRC ने नोटिस दिया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी को। तो ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन के लिए एक मैं कहती हूँ रास्ता बन रहा है।